नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, मैंने 30 नवंबर 2023 को एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जानकारी दी थी कि सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते की कैश डिपॉजिट की क्या लिमिट होती है, कैश विड्रॉल की क्या लिमिट्स होती हैं और सेविंग अकाउंट की अन्य क्या लिमिट होती हैं। यानी सेविंग अकाउंट में आप कितना पैसा रख सकते हैं, कितने सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एक साल में कितना विड्रॉल कर सकते हैं, एक दिन में कितना विड्रॉल कर सकते हैं। कुल मिलाकर के सेविंग अकाउंट की जो भी लिमिट्स होती हैं मैंने उस वीडियो में पूरी जानकारी दी थी ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस ना आए। बहुत ही पॉपुलर वीडियो रहा हमारा वो। उसको अब तक लगभग 8 लाख लोगों के द्वारा देखा जा चुका है, आगे भी देखा जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि वो हमारा वीडियो मिलियंस में जाएगा। यानी आप सभी लोग उस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। लेकिन उस वीडियो में बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए एक विषय पर। उसमें लोगों ने मुझसे पूछा कि सर आपने कैश डिपॉजिट की लिमिट बता दी, कैश विड्रॉल्स की लिमिट बता दी, अन्य जो भी सेविंग अकाउंट की लिमिट्स होती हैं वो आपने बता दी कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस नहीं आएगा अगर आप इन लिमिट्स को ब्रीज नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने उस वीडियो में नहीं बताई थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए कि सर IMPS, UPI, नेफ्ट, RTGS इनके माध्यम से हम कितना पैसा सेंड कर सकते हैं और कितना पैसा रिसीव कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी एक वित्तीय वर्ष में। एक वित्तीय वर्ष का मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इस बीच में यानी एक वर्ष में हम कितना पैसा इन ऑनलाइन मोड के माध्यम से रिसीव भी कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस ना आए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर जानकारी देने वाले हैं कि आप UPI के माध्यम से, IMPS के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, नेफ्ट के माध्यम से, RTGS के माध्यम से आप कितना पैसा अपने बचत खाते में एक वित्तीय वर्ष में ले सकते हैं और कितना पैसा आप किसी को इन माध्यमों से सेंड कर सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस ना आए, आपके ऊपर पेनाल्टी या चार्जेस ना लगाए जाएं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोगों को इस पूरे विषय पर विस्तार से जानकारी दें उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले IMPS, UPI, नेफ्ट, RTGS की बेसिक्स को समझ लेते हैं कि ये किनके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, इनकी लिमिट्स क्या होती हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और जो IMPS होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, इनको रेगुलेट करता है NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो भी ट्रांजैक्शन आप IMPS या फिर UPI के माध्यम से करते हैं वो NPCI की देखरेख में होते हैं। और इन दोनों में हम आपको बताना चाहते हैं कि जो UPI होता है, जिसे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आदि यूज करते हैं, तो यहाँ पर इसकी जो लिमिट्स होती है वो एक लाख रुपए पर डे होती है। आप 1 लाख रुपए से अधिक UPI के माध्यम से एक दिन में किसी दूसरे को नहीं भेज सकते हैं। यानी 1 लाख रुपए रिसीव करने की कोई लिमिट्स नहीं। आपको 100 लोग भेज रहे हैं 1-1 लाख रुपए, तो आपको 1 करोड़ रुपए रिसीव हो जाएगा। लेकिन आपको एक खाते से सेंड करने की जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए है। वहीं अगर हम IMPS की बात करें तो पहले यह लिमिट 2 लाख रुपए थी, जिसे अक्टूबर 2022 में बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया गया है। अब आप IMPS के माध्यम से किसी को भी 5 लाख रुपए एक दिन में सेंड कर सकते हैं। वही रिसीव करने की इसकी भी कोई लिमिट नहीं। आपको अगर 100 लोग भेज रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट आप रिसीव कर सकते हैं IMPS के माध्यम से। अब बात आती है नेफ्ट और RTGS की। नेफ्ट का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और इसकी जो देखरेख करता है वो RBI करता है, यानी पूरी तरह से ये RBI की देखरेख में ट्रांजैक्शन होते हैं। नेफ्ट के माध्यम की अगर हम लिमिट की बात करें तो दोस्तों, इसकी कोई भी RBI के द्वारा लिमिट निर्धारित नहीं है। ये बैंकों की अलग अलग लिमिट्स होती हैं, बैंक अपने हिसाब से अलग अलग लिमिट्स तय कर रखे हैं। ज़्यादातर अगर हम नेफ्ट की बात करें लिमिट की, तो ज़्यादातर बैंकों ने इसकी लिमिट 2 लाख रुपए तक कर रखी है। यानी मैक्सिमम आप नेफ्ट के माध्यम से 2 लाख रुपए तक भेज सकते हैं। बाकी कुछ बैंक आपको 5 लाख रुपए तक की भी फैसिलिटी देते हैं, कुछ बैंक 10 लाख और कुछ बैंक 25 लाख तक की भी फैसिलिटी आपको देते हैं। नेफ्ट के माध्यम से आप पैसा सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इसका जब आप पैसा सेंड करते हैं तो जो बेनिफिशियरी होता है जिसे आप पैसा भेज रहे हैं, इसमें सामने वाले का आपको बैंक अकाउंट नंबर की आवश्यकता होती है, IFSC कोड की आवश्यकता होती है, उसके नाम की आवश्यकता होती है और उसका जो भी पता होता है, शाखा का, बैंक का नाम, उसका जरूरत होती है और उसके नाम से आप पैसा भेज सकते हैं। ये पैसा नॉर्मली 30 मिनट से लेकर के 2 घंटे के अंदर सेटलमेंट हो जाता है, क्योंकि RBI नेफ्ट के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको 30-30 मिनट में ट्रांसफर करता है, यानी बल्क में ट्रांसफर करता है। जब 30 मिनट के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं तो एक साथ उन्हें सेटल कर देता है। अब बात आती है RTGS की, यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि ये इसका जो ट्रांजैक्शन होता है ये बेनिफिशियरी को तुरंत पैसा रिसीव हो जाता है, यानी सेंड करने के कुछ ही मिनट बाद सामने वाले को पैसा रिसीव हो सकता है कभी कभी कुछ ही सेकंड में भी पैसा वहां पर सामने वाले को, बेनिफिशियरी को रिसीव हो जाता है।
अगर हम इसकी लिमिट्स की बात करें तो दोस्तों इसकी जो मिनिमम लिमिट होती है वो होती है 2 लाख रुपए। आप 2 लाख रुपए से कम अमाउंट आरटीजीएस के माध्यम से नहीं भेज सकते। और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम इसकी जो लिमिट है उसे आरबीआई ने तो कोई भी लिमिट निर्धारित नहीं की है, लेकिन बैंकों के द्वारा इसकी लिमिट निर्धारित की गई है। इसकी जो लिमिट है वो है मैक्सिमम 25 लाख रुपए। आप एक दिन में किसी को आरटीजीएस के माध्यम से अधिकतम 25 लाख रुपए सेंड कर सकते हैं। इसको भी आरबीआई रेगुलेट करता है पूरी तरह से। जो आरटीजीएस का ट्रांजैक्शन होता है ये आरबीआई की देखरेख में होता है, आरबीआई ही इसे रेगुलेट करता है। तो अब आप लोग इसकी बेसिक समझ गए कि आईएमपीएस, यूपीआई, आरटीजीएस, नेफ्ट की बेसिक्स क्या होती हैं, लिमिट्स क्या होती हैं और किस तरह से इनकी देखरेख कौन करता है, सारी चीजें मैंने बता दी है। अब हम बात कर लेते हैं कि इन चारों माध्यमों से आप किसी को कितना पैसा एक वित्तीय वर्ष में सेंड कर सकते हैं और कितना पैसा आप किसी को इन चारों माध्यमों से रिसीव कर सकते हैं, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस ना आए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इनके लिए क्या लिमिट्स बनाई गई हैं, आप कितना पैसा इन ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपने खाते में रिसीव कर सकते हैं और कितना पैसा आप सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब है कोई भी लिमिट इनकम टैक्स के द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। ना ही इनकम टैक्स ने कोई लिमिट निर्धारित की है, ना ही आरबीआई ने कोई यहां पर लिमिट निर्धारित की है। आप ऑनलाइन मोड के माध्यम से जितना मर्जी चाहे पैसा सेंड कर सकते हैं, जितना मर्जी चाहे पैसा रिसीव कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज देखी जा रही है, पिछले 2-3 सालों में देखा जा रहा है कि जिन लोगों के खाते में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ रहा है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का, कि आपके खाते में इतना अधिक ट्रांजैक्शन क्यों हो रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज करके आपसे जवाब मांग सकता है और ये नोटिस आपको अगले 8 सालों में कभी भी आ सकता है। मैं बार बार आपको बताता हूं कि ऐसा नहीं आपने आज लिमिट को ब्रीच किया है तो आज ही आपको नोटिस आ जाएगा। ये नोटिस आपको अगले 8 सालों में कभी भी आ सकता है, आपसे कभी भी जवाब मांगा जा सकता है। 2024 में आपने लिमिट को ब्रीच किया है तो 2032 तक आपको कभी भी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है और आपसे जवाब मांगा जा सकता है। अब दोस्तों आप कैसे ये पहचाने कि हम कितना ट्रांजैक्शन करें, अधिकतम की सीमा क्या होती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अधिकतम कोई सीमा नहीं रखी गई है, लेकिन इसका बचने का एक ही तरीका है कि आप लोग अपना आईटीआर फाइल करिए। ऐसा नहीं कि आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं और आप अपने सेविंग अकाउंट में 20 लाख 25 लाख रुपए तक यूपीआई के माध्यम से, नेफ्ट के माध्यम से, आरटीजीएस के माध्यम से, आईएमपीएस के माध्यम से पैसा रिसीव कर ले रहे हैं। आप कोई ऑनलाइन का काम करते हैं, एपीएस का काम करते हैं, या आप कोई कमीशन वाला ऐसा काम करते हैं जहां पर आपको आपके खाते में पैसा आता है फिर आप सेंड कर देते हैं, तो इस तरह का अगर आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। क्योंकि हो सकता है कि आप एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख 25 लाख रुपए तक की आपके खाते के लेन देन हो जाए, तो उस दशा में आप आईटीआर फाइल नहीं करते, आपके खाते में 20 लाख 25 लाख रुपया आ रहा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो आपको उसकी इनकम मानेगा ना कि ये पैसा आपकी इनकम है, तभी आपके सेविंग अकाउंट में आ रहा है। क्योंकि सेविंग अकाउंट आपका कोई बिजनेस के लिए नहीं होता है, या आपके पर्सनल यूज के लिए होता है। जो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में आ रहा है इसका मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानेगा कि आपकी इनकम है, और अगर आपकी इनकम है तो आप फिर टैक्स चोरी कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप इतने हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि अगर वो आईटीआर फाइल भी कर रहे हैं तो उनका मैच नहीं कर रहा है। उन्होंने आईटीआर फाइल किया है 5 लाख रुपए का और उनके सेविंग अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो हुए हैं 25 लाख रुपए के, यानी 25 लाख रुपए उन्होंने रिसीव कर लिए हैं इन चारों माध्यमों से, नेफ्ट के माध्यम से, आरटीजीएस के माध्यम से, आईएमपीएस के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से। अब मान लीजिए किसी ने 25 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट में स्वीकार कर लिया, ले लिया है, और जो उसने आईटीआर फाइल किया तो उसने उसमें सिर्फ 5 लाख रुपए का ही आईटीआर फाइल किया है, तो वो कहां से मैच करेगा। उधर आपने सेविंग में 25 लाख ले रखे हैं और आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं 5 लाख रुपए का, तब भी आपको नोटिस आ सकता है। तो अगर आपके ट्रांजेक्शन और आपका जो आईटीआर है वो मैच नहीं करता है तब भी आपको नोटिस आ सकता है। वहीं अगर आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं तब भी आपको नोटिस आ सकता है। तो इस चीज से बचने का एक ही तरीका है कि अगर आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं, आप अगर 10 लाख रुपए से नीचे तक रहते हैं सेविंग अकाउंट में, तब तो मेरी समझ से कोई दिक्कत नहीं है और ना ही ऐसा देखा गया है। पिछले मैं 2-3 साल की बात कर रहा हूं, पिछले 2-3 सालों में ऐसा देखा गया है कि जिनके भी ट्रांजैक्शन 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए के हो गए हैं सेविंग अकाउंट में, उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया है। जो लोग आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं, या फिर जो लोग आईटीआर फाइल कर रहे हैं लेकिन उनका ट्रांजैक्शन और आईटीआर जो उन्होंने फाइल किया है उसका जो अमाउंट है वो मैच नहीं कर रहा है, उस दशा में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन्हें नोटिस भेजा है और उनसे जवाब मांगा है कि जब इतना पैसा आपके सेविंग अकाउंट में आया है तो ये आया कहां से है। या तो आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं, जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो इसका बचने का तरीका यही है कि आप आईटीआर फाइल करिए, अपने आईटीआर में ये अमाउंट दर्शाइए कि ये पैसा आपको कहां से मिला है, या फिर अगर आप ये सेंड करते हैं तो पैसा आप किसे देते हैं। कोई बिजनेस है आपका, अगर बिजनेस है तो करेंट अकाउंट ओपन कराइए, फिर आप सेविंग अकाउंट से क्यों कर रहे हैं। तो ये चीज आपको अपने आईटीआर में दर्शानी होगी। कुल मिलाकर के आप इन चारों माध्यमों से जो भी पैसा आपके खाते में आ रहा है
उसे आपको अपने आईटीआर में दर्शाना है। जब आप उसे अपने आईटीआर में दर्शाएंगे और आईटीआर आप प्रॉपर फाइल कर रहे हैं हर वर्ष, तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं और अपने सेविंग अकाउंट में चाहे जिस भी माध्यम से पैसा ले रहे हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज करके कभी भी आपसे पूछ सकता है कि ये पैसा आपको कहाँ से मिला, या फिर ये पैसा आप भेज रहे हैं तो किसे भेज रहे हैं। इस चीज़ की जानकारी वो आपसे मांग सकता है। यहाँ पर भेजने में उतनी दिक्कत नहीं है जितनी दिक्कत रिसीव करने में है। तो आप कम से कम पैसा अपने सेविंग अकाउंट में रिसीव करिए। दोस्ती, रिश्तेदारी, नातेदारी ये मत निभाइए अपने सेविंग अकाउंट के साथ। अगर आपको निभाना है तो करेंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए, सेल्फ करेंट अकाउंट। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं कि सेल्फ करेंट अकाउंट आप किस तरह से खुलवा सकते हैं। अगर आपकी ट्रांजैक्शन की वैल्यू 10 लाख से ऊपर जा रही है एक वित्तीय वर्ष में, तो एक करेंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। उसकी लिमिट 50 लाख रुपए है। लेकिन अगर आप सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से ऊपर जाते हैं तो फिर वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप अपने सेविंग अकाउंट के साथ ये रिश्तेदारियां निभाएंगे तो भविष्य में आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है, और फिर आप उसका जवाब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दे पाएंगे कि ये पैसा आपको कहां से मिला, किस पर्पज के लिए मिला, आपने क्यों लिया था। ये सारी जानकारी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 8 सालों में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हो सकता है आपसे आज की जानकारी 2030 में मांगी जाए तो आप कैसे दे पाएंगे। आपने लिमिट क्रॉस करी है 2024 में और आपको नोटिस आ रहा 2030 में, तो आप ये जानकारी कैसे दे पाएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, आपको तो याद ही नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर के अगर इस तरह के आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो पहली चीज़ तो आप अपनी डायरी में मेंटेन करके रखिए, लिख करके रखिए कि पैसा आपको अगर मिला है तो कहाँ से मिला और किस काम के लिए मिला है। उसका आपके पास उचित कारण और उचित जवाब होना चाहिए, तभी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेटिस्फाइड कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपको नोटिस मिल गया तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।